आज लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण का मतदान जारी है, जहां 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और इन पर सीटों पर जो घमासान हो रहा है, इस पर तमाम दिग्गज नेता जो है चुनावी मैदान में है। हमारे साथ हमारे तमाम जो है वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है। गुजरात में सुबह 9 बजे तक 9.83% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। असम में तीसरे चरण के लिए 9 बजे तक 10.12% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। बिल्कुल। और देखिए, बिहार की बात करें तो तीसरे चरण में 9 बजे तक 10.03% मतदान हुआ है। तो मुकाबला आज बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कई दिग्गजों के साख दांव पर है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये 10 की 10 सीटें बेहद ही ज्यादा खास हैं। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परिवार मैदान में है, चाहे फिर फिरोजाबाद हो, बदायूं हो या मैनपुरी हो। और इसी के साथ अगर 2019 के आंकड़े की बात करें तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास थी निशु। और ऐसे में अब ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव भी किया गया है। 10 सीटों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो ये समीकरण बदलते हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रत्याशियों का चयन किया है। तो ये जो बदली हुई फिजा है, ये बहुत कुछ इशारा कर रही है निशु। बिल्कुल, और हमने बिल्कुल अपनी टीवी स्क्रीन पे बहुत सुंदर तरीके से सजाई हुई है तमाम कहां सीटों पर वोटिंग हो रही है, कितने प्रतिशत मतदान पूरा हो चुका है, वो भी हम आपको लगातार दिखाए। 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान जो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमाम क्षेत्रों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 93 सीटों पर ये वोटिंग जो है वो लगातार जारी है और तमाम दिग्गज, जैसे कि हमारी सहयोगी उन्नति ने बताया कि जिस तरीके से 93 सीटों पर जो है कई मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर है और लगातार मतदान जारी है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें उन्नति, तो पश्चिम बंगाल एक वो जगह रही है जहां पर प्रतिशत जो है वो पिछली बार भी सबसे ज्यादा देखने को मिला था, यानी वहां पर बढ़ चढ़कर लोग बाहर निकलते हैं और मतदान जो है वो करते नजर आते हैं। और अगर हम पिछले 2 चरणों का मतदान इस बार का देखें उन्नति, तो फिर बहुत कम ये देखा गया है, इसमें यानी गिरावट देखी गई है। और इस बार हमने सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी को देखा, अमित शाह को देखा, वो लगातार इसको लेकर जो है वो लोगों को मोटिवेट करते नजर आए, वो लोगों के बीच गए, पैदल यात्रा उन्होंने की। अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे। तो तमाम दिग्गज जो हैं वो इस चीज को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत किसी तरह बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो तमाम पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतदान के लोकतंत्र का महापर्व है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लगातार इसको लेकर जो है एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लगातार 93 सीटों पर यह वोटिंग जारी है। बिल्कुल। और देखिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आज बेहद ही खास दिन है, तीसरे चरण का ये मुकाबला है। जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रजा रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ रुद्र प्रताप जी आप ही के साथ, क्योंकि तीसरा चरण बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है, कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। और जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही हूं आज सुबह से, क्योंकि लगातार एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है और संविधान का बार बार जिक्र हो रहा है, तो वहीं विदिशा से जो प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि संविधान जो है वो खतरे में तो तब था जब इमरजेंसी थी। तो अब जब इस तरीके की बातें होती है तो ये चरण कितना ज्यादा और दिलचस्प हो रहा है और क्या नया मोड़ ले रहा है? देखिए उन्नति जी, अब ये चरण तो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जाएगा कि अब जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ रहे हैं, वो मतलब एनडीए के समर्थित एरिया में आ रहे हैं। जैसे अभी आप इन सीटों पे देखेंगे तो लगभग 80% जो हैं वो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। तो ये चीज़ अब महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि चुनाव दक्षिण से अब उत्तर की तरफ खिसक रहा है और जहाँ बीजेपी का मजबूत गढ़ है और जहाँ तक ये बात होती है कि चुनाव खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, इसका देखिए जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये केवल चुनावी मतलब बयानबाजी हो सकती है। सबको पता है कि सब कुछ सामान्य तरीके से चलता है। इस देश का कौन सा ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है कि संविधान नहीं बदला जा सकता है। तो ये जो डर वाली राजनीति है, जैसे आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष इस समय राजनीति कर रहा है, वो एक डर की बात कर रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो इससे आप किसी बहुत अच्छे मुकाम पे नहीं हासिल कर पाओगे। उसके लिए आपके पास जमीनी मुद्दे होने चाहिए जो जनता को कनेक्ट करें, क्योंकि वोट जनता देती है और
ऐसे बड़े बड़े जुमलेबाजी, बड़े बड़े वादे या ऐसे काम नहीं चलते। और कहीं ना कहीं अब आप जैसे जैसे अब आप उत्तर भारत की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि विपक्ष वादों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बयानबाजी पे ध्यान दे रहा है, उसके अलग वो जमीन पे काम नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह ऐसे मामले आ रहे हैं कि जिसमें प्रत्याशी वापस कर दे रहा है टिकट, चुनाव से पहले वापस हो जा रहा है, और उसके बाद दूसरे पार्टी के लोग, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात को बताती है कि आप तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो चुनाव में जो इस तरह के बयानबाजी होते हैं वो चुनाव को इंटरेस्टिंग तो बना सकते हैं, लेकिन चुनाव को जीतने और हारने की दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको उन तरह की चीज़ों पर काम करना होगा। जैसे पहले ही बात चल रही थी कि बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, इन मुद्दों पर विपक्ष काम कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे देख रहे हैं कि चुनाव बीच में आता जा रहा है, वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। केवल आरक्षण, जातिगत जनगणना, संविधान, ये इन चीज़ों पे जो डर आगे बढ़ाया जा रहा है वो मुश्किल कर रहा है, और वो भी उस जगहों पे जहां बीजेपी बहुत मजबूत है, लगभग 80 से 90% सीटें उसी के पास हैं। तो वहां पर आपको इस चीज़ को बहुत संभल के करना पड़ेगा। तो एक सीट पर लगातार बीजेपी की ओर से जोर दिया जा रहा है कि एक एक सीट के समीकरण जो है वो साधने का प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। राजीव जी, अगर सवाल किया जाए, उन सीटों की बात की जाए जो कि गढ़ रही है, रायबरेली की अगर हम बात कर ले, कांग्रेस का गढ़ रही है, वही इस बार के चुनाव की बात कर ले, मैनपुरी जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो ऐसी सीटें जो कि तमाम विपक्ष का गढ़ रही है, उनको साधने के लिए बीजेपी क्या प्रयास कर रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये तीसरा चक्र का जो चुनाव फेस हो रहा है, इसमें 72 सीटें हैं भाजपा के पास 93 में से चुनाव हो रहे हैं। तो भाजपा बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और भाजपा जो 6 सीटें हैं, जहाँ आपने रायबरेली का जिक्र किया, तो इसमें भाजपा ने वहाँ पे अपने उम्मीदवार उतारा है, जहाँ लेकिन रायबरेली सीट का ज़्यादा सवाल लगता है, क्योंकि वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, और पिछले बार इंदिरा गांधी भी वहां से चुनाव जीती थी। यह बात अलग है कि एक बार 77 में वो राजनाथ सिंह से चुनाव हार चुकी है, लेकिन अभी वो एक सीट जो वहाँ पे जनता का जो लगाव है, वो भावनात्मक लगाव है मुझे लगता है गांधी परिवार से। तो वहाँ पे जिस तरह का उम्मीदवार, हालांकि जो उम्मीदवार उतरे हैं वो पहले भाजपा कांग्रेस में ही थे, और कांग्रेस में विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव जो है वो मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार वहाँ से चुनाव हारेगा, और वहाँ निश्चित रूप से जीत होगी। लेकिन जहाँ तक मैनपुरी और दूसरी जगह का सवाल है, भाजपा निश्चित रूप से कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहती है कि वो अपनी सीटों को उसको बढ़ाना है। यहाँ पे ये जो तीसरा फेस है वो 72 के बजाय उसको सीट बढ़ाना इसलिए चाहती है कि जो पहले के 2 फेस हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि वो वहाँ पे कुछ सीटें लूज कर सकती है, तो उसकी रिकवरी हमको अगले फेसेस में करना है। और ये फेस इसलिए उनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड क्षेत्र रहा है इनका। जहाँ मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ तो वहाँ 9 की 9 सीटें भाजपा की वहाँ पे हैं, और लगभग, लेकिन इस वहाँ भी भाजपा को चैलेंज दिया है कांग्रेस ने, जहाँ पे दिग्विजय सिंह है वो एक सीट को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे ही गुना में भी चैलेंज हुआ है, और ऐसे ही मुरैना और सतना, इन जगहों पे भी चैलेंज काफी कांग्रेस दे रही है। तो भाजपा चाहती है कि यूपी की जो सीटें हैं वहाँ पे जो उसका वर्चस्व है उसको और तगड़ा किया जाए, और वहाँ पे हम लूज करने के बजाय हम जो सीटें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए थे, बीएसपी का जब गठबंधन हुआ था, और भाजपा के फेवर में एक बात ये जाती है कि आपकी बीएसपी का समाजवादी से गठबंधन नहीं हुआ है, और आपने देखा होगा अभी जौनपुर में उम्मीदवार जो भाजपा का था वो उसको विड्रा मायावती जी ने बदल दिया। यह भी कहा जा रहा है कि यह भाजपा के दबाव में किया गया है, क्योंकि उस उम्मीदवार से भाजपा को नुकसान हो रहा था। ये गणित है, और मुझे लगता है कि इसमें भाजपा कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही। जहाँ तक लेकिन मुद्दों की बात जो अभी कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव में काफी मुद्दों का चुनाव हो रहा है, क्योंकि पहली बार घोषणा पत्र पे ये चुनाव डिस्कशन हो रहा है, और घोषणा पत्र पे जहाँ मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र, हालांकि उनने वो बहुत सी बातें कही हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है, चाहे हम उसकी प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात करते हैं, चाहे हम मुसलमानों को हक देने की बात करते हैं, इस तरह की घोषणाएं कांग्रेस घोषणा पत्र में नहीं है। लेकिन चुनाव को मुद्दों पे लाया है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं महंगाई से लेके
आपके संविधान से लेके लोकतंत्र से लेके चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर, और चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे आपने देखा होगा अभी जब बॉन्ड्स का मामला आया था, और अभी लेटेस्ट कर्नाटक में यदि हम देखें तो वहाँ पे महिलाओं की अस्मिता का सवाल आया है। और इस मामले में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जहाँ तक महिलाओं का सवाल आता है, इस मामले में यदि हम देखते हैं तो भाजपा को कहीं ना कहीं उसको भाजपा अपना स्टैंड जो है महिलाओं के मामले में जो कहती है, दावा कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें फेल हो रही है। हम मणिपुर से लेके यदि देखते हैं घटनाएं, जहाँ जहाँ भी भाजपा स्टेटों में ये घटनाएं हुई हैं, यौन दुराचार की घटनाएं हुई हैं, या भाजपा के नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वहां पे उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जहां पे इस तरह की विपक्षी स्टेटों में और ये मुद्दे गंभीर इतने ज्यादा है कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की मांग लगातार की भी जा रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा आपने राजीव जी गिनवाया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। डॉक्टर अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, ये तो आप बताइएगा। लेकिन इसके साथ, क्योंकि बयानबाजियां होती हैं, लेकिन बयानबाजी से ज्यादा जरूरी ये है कि विकास की बात हो। और जब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो ये जो बड़ा संकल्प और जो बड़ा टारगेट वो दे रहे हैं देश की जनता को, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, एक वाइड पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, तो कैसे समझ रही है जनता इसको, कितना क्लियर कॉन्सेप्ट समझ रही है अपने लिए? उन्नति जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, और भारत देश की प्रत्येक जनता से अपील करना चाहता हूं कि घर से निकलें, वोट डालें जी, और वोट डाल करके अपना ये करोड़ों का कीमती मतदाधिकार जो है ना, वो अपने विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए जरूर उपयोग करें। दूसरा, पहला चरण का जब चुनाव हुआ था 102 सीटों के लिए तब, और 88 सीटों के लिए दूसरा चरण चुनाव में, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई थी। ये तीसरा चरण का चुनाव है, और तीसरे चरण चुनाव आते आते सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और मतलब एक दूसरे पर कटाक्ष का जो जोर शोर चल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि इस देश में जो चुनाव होना चाहिए वो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अभी राजीव जी बहुत बड़ी बात कह रहे थे, जो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की बात कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इस चुनाव में भी जो आज 93 सीट के लिए हो रहा है, इस 93 सीट में गुजरात और तमिलनाडु ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाले, 14 सीट और 25 सीट ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाले, जहां से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बहुत विश्वास है। तमिलनाडु में भी वो चाहते हैं अपनी एक पैठ बनाना, और गुजरात की सीट पर वो अपना, जहां 26 सीट पहले जीत चुके थे और अभी एक निर्विरोध सूरत से भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है कि इस तीसरे चरण के चुनाव में हमारे जो सीट आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, और इसी विश्वास के लिए वो आगे लोगों से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेसियों को बता रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। देखिए, ये चुनाव जो है अब बिल्कुल विकास पर नहीं हो रहा है, किसी मुद्दों पर नहीं हो रहा है, बस एक ही मुद्दा रह गया, आरक्षण, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। ये 3 मुद्दे पर कब तक इस देश के लोग छलावा करते रहेंगे, ये अब जनता को समझना होगा, क्योंकि जनता भी अब परेशान है मुसलमान, हिंदू और आरक्षण से। आरक्षण क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी, चाहे वो आरएसएस के मोहन भागवत ही क्यों ना हो, आरक्षण के नाम पर कोई भी व्यक्ति बोलना नहीं चाहता, जबकि हर आदमी चाहता है कि आर्थिक आधार पर जो भी व्यक्ति गरीब है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उस व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में आरक्षण का नाम लेकर, हिंदू मुसलमान का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर के एक दूसरे पर कटाक्ष करके इस तीसरे चरण के चुनाव को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता बहुत होशियार है, जनता ने एक मन बना रखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो अभी वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी में जो वोटिंग हो रही है, लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, जिसने भगवान राम को लाया है हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि भगवान राम तो सबके हैं, पर किसने अत्याचार किया है, कौन विकास नहीं कर रहा है, इस पर भी वोटिंग हो रही है। और अभी तो परसेंटेज भी बहुत कम है। ये परसेंटेज इलेक्शन कमीशन को जल्दी घोषणा करना चाहिए, पर इलेक्शन कमीशन का ये परसेंटेज का भी सिस्टम बड़ा अजीब है, जो टाइम पे देना चाहिए। निशु जी, आप बताइए, इतने टाइम पर भी अभी आपने परसेंटेज घोषित नहीं किया, लोगों का उत्साह कैसे बढ़ेगा? कई लोग तो टीवी के चैनल के माध्यम से ही जानते हैं ना कि चुनाव में क्या चल रहा है।
बहुत लोग तो ये बहुत चीज जानते नहीं है, तो उसको खुद जो है इलेक्शन कमीशन को इसमें अपनी रुचि दिखानी चाहिए, टाइम पर उसका परसेंटेज बताना चाहिए। वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता को इस बात का शक हो रहा है कि ये सरकार जो है वो अपने कब्जे में बहुत कुछ लेकर के काम करने का प्रयास कर रही है। अजय तिवारी जी, आपने जिक्र किया मैनपुरी का। मैनपुरी वो किला रहा है समाजवादी पार्टी का जो कि प्रचंड मोदी लहर में भी कोई भी उसे डहा नहीं पाया, यानी लगातार समाजवादी पार्टी का एक गढ़ बना रहा है। हमारे साथ रजा रिजवी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रजा रिजवी जी। सवाल मैनपुरी को लेकर ही, मैनपुरी एक वो गढ़ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसे प्रचंड मोदी लहर में भी कोई डहा नहीं पाया। मुलायम सिंह यादव रहे, उसके बाद डिंपल यादव इस बार चुनावी मैदान में है। तो डिंपल यादव को लेकर कहा जा रहा है कि पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीता वो एक सिंपैथी की वजह से जीता है, और इस बार अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट यहां पर उतार रही है तो क्या लग रहा है कि इस सिंपैथी को न्यूट्रलाइज कर पाएगी बीजेपी? देखिए, ऐसा है, ये सही है कि 2019 के चुनाव हुआ था तो मुलायम सिंह यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं है तो अखिलेश यादव ही जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व काल में ये पहला 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। उस वक्त मैनपुरी में जब 2019 में चुनाव हुआ था तो 2014-2019 तक मुलायम सिंह यादव की सीट थी। मुलायम सिंह जो है 5,24,926 वोट पाए थे और जीते थे मुलायम सिंह यादव 94,389 वोट से। और चालू करो, किया आपने उपयोग किया, चल नीचे कर, थोड़ा नीचे कर लो। पहले 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़ा थे। आज भी मतदान संपन्न हो रहा है। इस चरण में भी मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है। चारों ओर भाजपा जीतेगी और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। आज इस अंचल में मतदान हो रहा है। मैं नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आएं और अपने मत का प्रयोग करें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और लगातार जीत का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारी सहयोगी ने प्रश्न किया था रजा रिजवी जी से। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अब ये जो है बीजेपी के प्रेम सिंह शाक लड़े थे, उनको 4,30,537 वोट मिला था और इसमें नोटा भी दबा था। नोटा में 6,711 वोट जो है नोटा के थे। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है तो बाई इलेक्शन में डिंपल ने चुनाव जीता और बघेल को हराया, लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है उसमें एक जरा नया मामला है। नया मामला ये है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम सिंह शाक को ना उतार करके मैनपुरी सदर से जो वर्तमान समय में 2022 में विधायक जीते और उत्तर प्रदेश सरकार में वो पर्यटन मंत्री बने जयवीर सिंह, तो वहां जयवीर सिंह को उतारा है क्योंकि वो मैनपुरी सदर के विधायक भी हैं जी। उनको उतारा है वहां पर। तो जाहिर सी बात है जयवीर सिंह को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है कि वहां जो है चुनाव को जरा रोचक बनाया जाए। लेकिन मैनपुरी की जनता क्या करती ये तो समय बताएगा कि क्या होता। लेकिन जरा आश्चर्यजनक ये है कि इस वक्त अगर ये आज चुनाव हो जाता है 93 सीटों का, तो आप समझिए 283 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी, यानी आधे से ज्यादा लोकसभा के चुनाव जो है संपादित हो जाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि जो 102 हुआ और फिर 88 हुआ तो 190 के बाद जो 93 हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लाती है। अगर इसका एनडीए 200 सीट लाती है तो जाहिर सी बात है आगे जाकर के 200 सीट और भी ला सकती है, तो 400 का पार होगा। कि 370 जो नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे लाती है, क्योंकि जो 7 मई का चुनाव हो रहा है और 10 लोकसभा का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 8 जो है इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अगर 8 जीतते हैं तब तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी 100% जो है कामयाब रहती है। और 2 समाजवादी पार्टी के थे। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एक और ये किया है कि 10 जो लोकसभा की सीटें, इसमें 5 जगह जो है उसने अपने प्रत्याशी बदल दिए, चाहे हाथरस हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे बदायूं हो, चाहे बरेली हो। अच्छे भाई, बरेली में तो 8 बार के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष गंगवार रहे, लेकिन उनको हटा दिया।
लेकिन फिर भी उन्हीं के बिरादरी का जो है वहां पर जो है भगवत गंगवार को दिया है। और लेकिन वहां पर बरेली में एक आश्चर्यजनक ये भी बात है कि वहां बसपा के प्रत्याशी का पर्चा जो है वहां वो बाहर हो गया मैदान से। अब लड़ाई सीधी जो है बरेली के अंदर जो है वो सपा से है और भाजपा से है, यानी छत्रपाल गंगवार से है और परवीन सिंह ऐरन से है। परवीन सिंह ऐरन जो है कम से कम 5 चुनाव लड़ चुके हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेकिन खाली 2009 में उनको जीत का सेहरा बना था। तो यहाँ भी इंटरेस्टिंग चुनाव चल रहा है और बहुत जी बिल्कुल, देखिए कई सीटों का आपने जिक्र कर दिया उत्तर प्रदेश से, वाकई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से इस बार कैंडिडेट्स उतारे गए हैं मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रुद्र प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, देखिए अब क्योंकि बात हम लोग चुनाव की कर रहे हैं और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा इसकी लगातार बात कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम हो रहा है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या इसलिए कम हो रहा है कि एक लोगों को अब दिमाग में ये फिट हो गया है कि नहीं भाई जीतेगा तो यही, या फिर इस वजह से कि लोग बदलाव नहीं चाह रहे या बहुत ज्यादा बदलाव चाह रहे लेकिन उन्हें लगता है कि होगा नहीं। तो ये जो तमाम परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर, आप किस तरीके से इसको समझते हैं? क्यों वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है और ये कितना ज्यादा चिंता का विषय है हमारे लोकतंत्र के लिए? देखिए उन्नति जी, चिंता का तो विषय है ही, क्योंकि आप अगर वो लोग वोट डालने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं तो एक तरह से वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसके कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो देखिए, जब मुकाबला इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो लोगों को उसमें मज़ा नहीं आता है, सच्चाई यही है। जब कहीं पे अभी आप देखेंगे कि जो सीटें, बहुत सारी ऐसे इस देश में सीटें हैं कि 1500 के अंतर पे प्रत्याशी जीते हैं, तो वहाँ कांटे की टक्कर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांटे की टक्कर। तो वहाँ लोगों का जो रुझान होता है, लोगों का प्रयास होता है, वो बहुत मजबूती से, क्योंकि वहाँ पता नहीं होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो मुकाबला बहुत करीब होता है, तो सारे लोग उसमें लगे रहते हैं कि क्योंकि किसी को भी उम्मीद रहती है। अब क्या हो गया है कि लगभग लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि देश की कुछ सीटें छोड़ दीजिए, आप 40-50 सीटों को अगर आप छोड़ देंगे तो चाहे वो विपक्ष के पास हो या सत्ता पक्ष के पास हो, लगभग क्लियर है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। दूसरे क्या है कि वही लोग बार बार आ रहे हैं चुनाव में। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनाव में नया दिखने को मिल रहा है, नया प्रत्याशी मिल रहा है जिससे हमको लगता है कि नहीं यार ये लोग अच्छा करेंगे, इनके साथ जाना है, चाहे वो कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है या किसी और पार्टी से, लेकिन लगभग प्रत्याशी जो हैं वो सेम रिपीट किए जाते हैं। तो उससे जो नए वोटर हैं या जनता के मन में, उनके पास आप 10 बार के सांसद हैं, अब 10 बार के सांसद से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? वो देखते देखते उस चीज को थक चुका है। तो ये चीज पूरी राजनीति में हो गई है कि गिनती के लोग हैं जो घूम टहल के आपको वही चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वही लोग दिखाई दे रहे हैं। पार्टी बदल दे रहे हैं तब भी उनको टिकट मिल जा रहा है, या बार बार उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। तो एक जनता के मन में जो है ना, वो इस तरह की एक निराशावादी सोच को जन्म देती है। अब अगर आप देखेंगे नए चेहरे को आप लाइए तो लोगों का एक रुझान होता है उनके बारे में जानने को, समझने को। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन है, उनकी क्या सोच है। तो ये चीज मिसिंग है भारतीय राजनीति में काफी समय से। आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो इस देश में 4 बार या 5 बार से ज्यादा सांसदों की संख्या आज वर्तमान में लगभग 25-30% होगी। अभी जैसे आप बता रहे थे कि बरेली के सांसद 8 बार से थे। तो आदमी एक समय के बाद किसी भी चीज में एक बोरियत आने लगती है। लोगों को लगता है कि यही है, इनको तो हम जानते हैं, इनकी कार्यशैली को जानते हैं। लेकिन अगर उसी चीज में आप एक नया चेहरा ला देते हैं, कोई नई चीजों को लाते हैं, तो वो चीज अलग तरह से दिखाई दे रही। मुद्दे भी सेम है, आप देख रहे हैं विपक्ष के एक सेट पैटर्न के मुद्दे हैं, उसी मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के एक मुद्दे सेम है, उसी पे बात चल रही है। उससे अलग कुछ इस चुनाव में आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ नया हो जिससे सब आम जनता को लगे कि नहीं, इस चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी वो एक नई चीज लेकर आने वाली है, एक नई चीज। तो ये सारी चीजें इस चुनाव में पूरी तरह से गायब है दोनों तरफ से। वही घिसे पिटे जातिगत जनगणना, वही आरक्षण, वही राम मंदिर, वही हिंदुत्व, वही हिंदू मुसलमान। तो ये इस चीज से जो एक आम जनमानस है उसके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है। उसको लगता है कि यार सब कुछ सेम ही तो चल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी, आपने बात की रुद्र प्रताप जी की मुद्दे जो है वो सेम रहते हैं, यानी घूम फिर के वही मुद्दे वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो विपक्ष का एक सबसे बड़ा मुद्दा था ईवीएम को लेकर, कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 400 का टारगेट सेट किया कि इस बार हम 400 का टारगेट सामने रखा है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए 370 का,
का। राजीव खंडेलवाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए देखिए, जो टारगेट बीजेपी की तरफ से सेट किया गया, एनडीए के लिए 400, बीजेपी के लिए 370, इसको लेकर विपक्ष ने सवाल ये उठाया कि ईवीएम में राजा की जान है। और जब इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब दिया कि अपनी अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर ना डालिए, तो आपको क्या लगता है कि अपनी हार का ठीकरा कहां तक सही है ईवीएम पर फोड़ना? देखिए, दो चीजें हैं। जब 400 का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिक्स किया, तो उसके पीछे बड़ा स्पष्ट उद्देश्य ये था कि लोग हमारी जीत कंफर्म, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। 270 हमारी है, 303 हमारी है, 303 से ऊपर कितनी जाएंगी, ये नरेशन प्रधानमंत्री जी चाहते थे और उसमें सफल हुए। और उसका बड़ा कारण ये रहा इसको टारगेट फिक्स करने का, जो मैं समझता हूँ कि हमारी कम से कम 20% जो वोटर होता है वो फ्लोटिंग वोटर होता है। जो जीता वो सिकंदर कहलाता है, तो वो अपना वोट उस व्यक्ति को देना चाहता है। एक आदमी बहुत अच्छा होगा तो, लेकिन उसके नजर में जीत नहीं रहा है, तो वो उसको लगता है कि मैं अपना वोट इसको दे के बर्बाद क्यों करूं। तो वो फ्लोटिंग वोट जो होता है वो जीते हुए के साथ जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो टारगेट 400 फिक्स करने का था, वो शायद इसलिए था, और इसमें वो सफल होते आ रहा है, नजर जाता है। लेकिन इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ा, जो कम परसेंटेज आ रहा है, उसका ये प्रभाव पड़ा कि भाजपा के उम्मीदवार से लेके हमारे यहाँ तो बहुत से उम्मीदवार, जब लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार आए और उनके समर्थक आए, तो बहुत से लोगों ने हमें फोन करके बोला कि साहब की उम्मीदवार ना जेब में हाथ डाल रहे हैं और ना ही दाढ़ी में हाथ लगा रहे हैं। तो उसका कारण बड़ा साफ है कि चुनाव उम्मीदवार को भी लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। हम पहले 4 लाख वोट से जीते, भले 3 लाख वोट से जीते, लेकिन हम जीत रहे हैं, इसलिए वो भी मेहनत नहीं कर रहा है, वोटर और कार्यकर्ता भी मेहनत नहीं कर रहा है। तो इसका एक बड़ा उल्टा इम्पैक्ट हुआ। सिक्के के दो पहलू होते हैं, और मुझे लगता है कि 400 का जो नुकसान हुआ भाजपा को, पहले 2 उसमें फेस में दिखा, और इसलिए अब 400 की बात नहीं की जा रही है। जहां तक आपने कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो ईवीएम की बाबत कहा है, देखिए, निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का एक निर्णय है कि जस्टिस शुड नॉट बी डिलीवर्ड बट सीम्स टू बी डिलीवर्ड। उसी प्रकार जो है ईवीएम का मैटर जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक अलग है कि ईवीएम सही है, लेकिन चुनाव सही हो रहे हैं, किसी के मन में शंका नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में विद्यमान है। इससे उस डिसीजन से ये शंका खत्म नहीं हो जाती है कि चुनाव वास्तव में सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये राइट है। उसमें जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत हर ये चुनाव आयोग का अधिकार, चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है कि हर वोटर या हर उम्मीदवार जिसके मन में शंका हो, उसके शंका को वो दूर करे। और इसलिए पिटीशंस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विस्तृत ऑर्डर किया है उसमें, और उनने, लेकिन वहीं पर एक शक, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर में जो कमी दिखती है कि जब हम वीवीपैट से काउंटिंग की बात की गई, जिससे वो शक खत्म हो जाता मैचिंग का, लेकिन उस पर सिर्फ चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि सब 12 दिन लगेंगे। हमारे एक आम आदमी के नागरिक के मन में सीधा से क्वेश्चन उठता है कि जब 2.5 महीने 3 महीने चुनाव प्रोसीजर चल रही है, तो पहले फेज में जिसने वोटिंग डाला उसको 2 महीने 2.5 महीने बाद उसको परिणाम मिलेंगे, तो उसके लिए 12 दिन क्या है। और हम उस बात, हम पिछले समय की हम जाएं तो जब ईवीएम मशीन नहीं थी, जब मतदान पेटी से मतदान होता था, तब भी 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम जगह चुनाव परिणाम आ जाते थे, जबकि काउंटिंग बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी। तो आज की स्थिति में जब सब मशीन्स हैं, उसमें 12 दिन लगना, एक तो वो लॉजिक समझ में नहीं आता है। और 12 दिन यदि फार्जी शेख को मान भी लिया जाए, तो वोटर के कॉन्फिडेंस के लिए उसमें चुनाव आयोग को नुकसान क्या है, ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि उसकी मशीन्स जो उसके लिए जो उनको पूरा जो मशीनरी, चुनावी मशीनरी लगनी है, आदमी जो लगने हैं वो इतनी लगने हैं, क्योंकि 5% का राइट है आज भी कि वो कहीं भी काउंटिंग की डिमांड कर सकता है उम्मीदवार। तो वहां पे हर जगह उनको उतने आदमी रखने ही पड़ते हैं। यदि डिमांड यदि कोई करता है तो हमें काउंट करना पड़ेगा, उसको मैच करना पड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए, और इसलिए अगर मेरा कहीं भी आपत्ति होती है तो उस बात को शिकायत के माध्यम से सुलझाना चाहिए, ना कि महज बयानबाजियां होती रही कि धमकाया जा रहा है या कुछ भी हो रहा है। इससे क्या होता है, एक जनता के पास भी एक रॉन्ग मैसेज जाता है, जनता विश्वास नहीं कर पाती है, और यही शायद वजह एक मानी जा सकती है कि हाथरस में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। कई ऐसे गाँव हैं जहां पर लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वहां पर अधिकारी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर अजय तिवारी जी, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका है, सत्ता पक्ष की क्या भूमिका है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी की जवाबदेही भी उन पर बनती है, लेकिन सत्ता जो विपक्ष है, क्या वो उन मुद्दों को उस तरीके से भुना पा रहा है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, जब इसका प्रश्न आ जाता है, क्योंकि साथ जरूर आ गए हैं, लेकिन वो साथ की जो मजबूती है और जो बड़े मुद्दे हैं वो उतनी गंभीरता से नजर नहीं आ रहे हैं। उन्नति जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी थोड़ी देर पहले रुद्र प्रताप जी, हमारे छोटे भाई जो हैं, हमारे अनुज, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि वही चेहरा बार बार अगर जनता को दिखाया जाए जो 10 सालों से लगातार जीत रहा हो, तो लोग पक चुके हैं। और उस व्यक्ति ने, जिसने 10 साल सांसद का कार्यकाल निभाया है, उसने काम भी ठीक से नहीं किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके सटे हुए गुड़गांव है, आपका फरीदाबाद है, आपका करनाल है, ऐसी स्थिति में जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको टिकट दे दिया गया है, जो 10-10 साल से सांसद हैं, जो जनता के बीच गए ही नहीं है, तो निश्चित तौर से जनता चाहेगी कि भैया हम कहाँ जाएं यार, वही चेहरा है, वही लोग हैं। तो एक नया चेहरा आना भी बहुत जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ, जो बिहार में जाति जनगणना हुई, यहाँ बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी, बहुत लोग इससे दुखी हुए, लेकिन जिनकी जातियां ज्यादा है उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारी जातियां ज्यादा हैं, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा अब जो है सरकार से सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन लोग ये भूल गए कि जो प्रवासी, अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में चुनाव जो हो रहे हैं, तेलंगाना में जो चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु और तेलंगाना में लगभग 20 लाख प्रवासी रहते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रियों में वो प्रवासी झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? आप देखिए, वहां से बहिष्कार शुरू हो रहा है। आप लीजिए दिल्ली एनसीआर के आसपास हरियाणा में भी बहुत से ऐसी जगह जहां 25 लाख वोटर हैं, 25 लाख में 15 लाख प्रवासी हैं। 15 लाख प्रवासियों को कहीं कोई मौका नहीं दिया जा रहा, तो वो भी बड़ी दुखी हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में ले लीजिए, तो ये जो प्रवासी हैं, ये अपनी जातियों को भूल चुके हैं, क्योंकि ये तो बाहर से आके काम करते हैं, पर ये मजबूरी में देखते हैं यार कोई नहीं है, मोदी के खिलाफ तो कोई है ही नहीं, कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है, तो कहते हैं चलो ठीक है बीजेपी को वोट डाल देते हैं, चलो बीजेपी अपना काम देखेगी। ऐसी स्थिति में जो चुनाव का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट खत्म हो गया है। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उस मुद्दों को कैश करने में कमजोर जरूर है। कांग्रेस का कोई ऐसा नुमाइंदा, कोई ऐसा पदाधिकारी, कोई ऐसा नेता मुझे नहीं मिला जो जनता के असली मुद्दों को उठाकर जनता की आवाज बन सके। अगर वो आवाज बना होता तो निश्चित तौर से बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर का बलात्कार, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने में ये नाकाम रहे हैं, और इसी नाकामी के कारण भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, जो भगवान राम मंदिर के नाम पर या हिंदू के नाम पर या सड़क के नाम पर या देश में लोकप्रियता के नाम पर नरेंद्र मोदी की वोट मांगने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में यह वोट जो है निश्चित तौर से मोदी जी को मिलने जा रहा है और मोदी जी को मिले। और इस बार की राजनीति में देखने को यह भी मिला है कि बार बार विपक्ष एक प्रहार करने जाता है और सेल्फ गोल कर बैठता है, कई ऐसे बयान दे बैठता है जिस गाली को गहना बनाकर प्रधानमंत्री मोदी पहन लेते हैं, और बार बार विपक्ष जो है अपना सेल्फ गोल करता नजर आता है। आपने जिक्र किया चेहरों का, आपके पास आते हुए रजा रिजवी जी, देखिए जिस तरीके से चेहरों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो चेहरों में बदलाव तो इस बार बीजेपी ने भी किया है। तमाम ऐसे चेहरे, विवादित चेहरे जो रहे, चाहे हम ब्रजभूषण की बात कर ले, रमेश बिधूड़ी की बात कर ले, दिल्ली से इन चेहरों में बदलाव किया गया, यानी उन चेहरों से कन्नी काटने की कोशिश की गई है जो कि विवादों में रहे हैं, जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर ऐसे नेताओं से, ऐसे चेहरों से अपना रुख मोड़ना या फिर उनसे कन्नी काटना बीजेपी को कितना फायदा दिलाएगा इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत कोशिश कर रही है कि ऐसे कैंडिडेट को हम उतारें जिससे उस कैंडिडेट से और जो है वो हमारी पार्टी को नुकसान ना हो, हमारी पार्टी की सीटें घटे नहीं। चाहे राम बिधूड़ी हो और चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, उनको लगा कि भाई इनको टिकट नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने टिकट नहीं दिया, साफ छवि के लोगों को टिकट दिया, और जिनकी एजेंट बढ़ रही है। रजवी जी, मैं आपको ठीक करना चाहूंगी, रमेश बिधूड़ी है जिनका टिकट काटा गया है। जी, थैंक यू।
और देखिए जैसे जो है जिनके उम्र ज्यादा हो रहा है, जैसे कानपुर से पचौरी, उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि उनकी एज बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा उम्र के लोग हो रहे हैं 75 साल से ऊपर, उनको भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो किनारे करना चाह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी से अपने जो है वो गोद बिठा करके टिकट दे करके प्रत्याशियों को उतारा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज से जब से बनी है तब से वो हर जगह रिसर्च करती है और हर सीट पर रिसर्च करती है और रिसर्च उसके कामयाब हो जाते हैं। तो जब उसके कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि चेहरा मोदी जी हैं, तो उस चेहरे पे जो है किसी को भी डाल देते हैं तो उस पे वो जीत जाते हैं। अच्छे जो है वो आप समझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतने प्यार से किनारे करती है भारतीय जनता पार्टी, और वो इतने किनारे हो जाते हैं कि वो कहीं दृश्य में दिखते भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का अब देखिए जो अभी चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश का विधानसभा का, उसमें ये पूरा महसूस कर रहे थे कि साहब जो है हम जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे शिवराज सिंह, और शिवराज सिंह उस तरीके से मेहनत भी कर रहे थे और किसी को पता ही नहीं हो रहा था। और बहुत से लोग तो ऐसे भी थे कि वो राज्यपाल के यहाँ जाकर के हो भी आए कि साहब वो शपथ ग्रहण होने वाला है, ये है वो है, क्या समझे। लेकिन फिर भी देखिए कैसा कैंडिडेट ला करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बनाया और यूथ को बना कर दे दिया और बता दिया कि साहब जो हम सोचते हैं अंदर से वो हम करते हैं। तो ये किसी कोई न समझे कि भारतीय जनता पार्टी में जो लीडर बड़ा हो गया है बस वही जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता है। भारतीय जनता पार्टी में उसके ही रहने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी रिसर्च करती रहती है क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी रिसर्च की टीम है। बिल्कुल, देखिए और देखिए स्ट्रैटेजी किस तरीके से बीजेपी बदलती है और उसका कितना फायदा कितना नुकसान होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार चर्चा को जारी रखेंगे, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से लेनी है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लगातार बड़ी कवरेज भी जारी है। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बुलेटिन के प्रायोजक हैं गोल्डी हिंग, कण कण में जान। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात कर रहे हैं 11 राज्यों की 93 सीटों के बारे में। लेकिन इस बीच बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई, 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है। गुजरात में 11 बजे तक 24.35% मतदान हुआ है। असम में 27.34% मतदान हुआ है। बिहार में 24.41% मतदान हुआ है। 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 29.90% मतदान हुआ है। दमन दीव में 24.69% मतदान हुआ है। गोवा में 30.94% मतदान हुआ है। और इसी के साथ कर्नाटक में 24.48% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 30.21% मतदान हुआ है। और इसी के साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 18.18% मतदान हुआ है 11 बजे तक। और उत्तर प्रदेश में 26.12% मतदान हुआ है। तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपको लगातार बता रहे हैं। सत्ता की लड़ाई में 93 सीटों की चढ़ाई किस तरीके से लगातार जारी है वो हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और 11 राज्य की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबरें में हम आपको लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी है। आगरा में 11 बजे तक 25.87% मतदान पूरा हो चुका है। आंवला में 11 बजे तक 25.98% मतदान हो चुका है। बदायूं में 11 बजे तक 26.02% मतदान हो चुका है। बरेली में 11 बजे तक 23.60% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। एटा की बात करें तो 27.17%। फतेहपुर सीकरी में 11 बजे तक 27.63%। वहीं फिरोजाबाद में 24.42% मतदान जो है वो 11 बजे तक पूरा हो चुका है। हाथरस में 26.05%। मैनपुरी में 11 बजे तक 25.13% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। संभल में 11 बजे तक 29.55% मतदान जो है वो हो चुका है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान जारी है और तमाम मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर घरों से निकलकर मतदान करते नजर आ रहे हैं। पिछले बार की मतदान की अगर बात की जाए, 2 चरणों के मतदान जो हुए हैं अब तक, उनमें मतदान प्रतिशत जो है वो गिरता नजर आया है। तो इस बार लगातार तीसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां भी प्रयास कर रही थी कि किसी तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान लोग करें। और पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो लोग कतार लगाए खड़े हुए हैं। इस बार इस कड़कड़ाती गर्मी में भी
यानी इस चिलचिलाती गर्मी में भी जो तमाम मतदाता हैं घरों से निकल रहे हैं, मतदान करते नजर आ रहे हैं। पिछली 2 चरणों में मतदान जो है प्रतिशत गिरा है और इसका प्रभाव जो है तमाम पार्टियों पर पड़ेगा। आने वाले जो रिजल्ट आएंगे, ये तमाम पार्टियां इस चीज से वाकिफ है, इसलिए तमाम पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि इस मतदान प्रतिशत को किसी तरह बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और देखिए निशु, वोटिंग प्रतिशत तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी के साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े भी हुए हैं। रुद्र प्रताप जी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए 93 सीटें हैं, लेकिन जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो जाएगा, तो यानी कि एक निर्णायक भूमिका में पहुंच जाएगा इस चरण के बाद। लेकिन अगर जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। समाजवादी पार्टी का परिवार मैदान में उतरा हुआ है, फिरोजाबाद हो, बदायूं हो, मैनपुरी हो। साथ ही मध्य प्रदेश का अगर जिक्र कर ले तो विदिशा सीट से खुद शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। तो ये जो बदले हुए समीकरण है और जो राजनीति जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, आपने देखा किस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, कितनी बार हुआ है, परिवारों में कैसे सेंधमारी हुई है, उसका क्या असर अब इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ता हुआ? देखिए अमित जी, सबसे पहली बात यह है कि अब जैसे जैसे चुनाव अपने चरण में आगे बढ़ेगा, वो बीजेपी के घर में आ रहा है। आप कहीं पे भी, अब जहां पे भी चुनाव होगा, वहां 80% सीटें बीजेपी के पास हैं। तो आप ये सोचिए कि अब वो सारा बीजेपी के घर के चुनाव हैं और उसी चुनाव में अब बीजेपी को किस तरीके से स्ट्रेटजी से काम करना है। दूसरी चीज, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए विपक्ष की स्ट्रेटजी कहां से दिखाई देती है। पिछले चुनाव में आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी अमेठी को उसके साथ साथ वायनाड लड़ते हैं तो अमेठी में चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि वो एक गलत मैसेज जाता है। जैसे ही आपने ये चीज किया, बहुत लोग पुराने एग्जाम्पल देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 2 जगह लड़ते थे और बहुत सारे, उस समय और आज के समय में बहुत फर्क है। आज बीजेपी किस चीज को किस तरीके से प्रचारित करेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप देखिए उन्होंने क्या किया, वायनाड के चुनाव के बाद वो आकर के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी नहीं लड़ रहे हैं। मैसेज तो साफ जाता है, क्योंकि सीट तो आपकी बनती थी अमेठी। दूसरी आप देख रहे हैं कि अब अमेठी और रायबरेली के लिए उन्होंने 2 मुख्यमंत्री लगा दिए हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे गहलोत जी, दोनों लोगों की यहाँ ड्यूटी लगी है 2 सीट बचाने के लिए। प्रियंका जी 15 दिन खुद रहेंगे, राहुल गांधी खुद रहेंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो आपके पास प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए बाकी लोग थे, उसको आप अपनी सीट बचाने के लिए यूज कर ले हैं। उसी तरह आप देखिए उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वो उसके साथ कन्नौज की सीट पर लड़ रहे हैं। तो ये कौन नहीं जानता है कि क्या अखिलेश यादव, हम चुनाव जीत भी जाते हैं तो अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे या दिल्ली की राजनीति करेंगे, तब भी तो आपको दोनों में से एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो इस समय में जो एक मैसेज गलत देने वाली राजनीति चल रही है और विपक्ष उस चीज को नहीं समझ पा रहा। आप देखिए 3 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, वहां पर बहुत लोगों का अनुमान था कि 2 राज्यों में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। छत्तीसगढ़ तो कोई नहीं मानता था कि बीजेपी जीत भी सकती है। बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उन्होंने उस चीज को समझा और उन्होंने अपने मंत्रियों को चुनाव में लड़ा दिया, उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतार दिया और उसका परिणाम आपके सामने दिखाई देता है। तो जब हम चुनाव के बीच में जाते हैं तो ये जो चीजें होती हैं बड़ी अलग अलग तरीके से मैसेज देती है। विपक्ष इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहा है। विपक्ष को ये लगता है कि केवल टीवी पे बयानबाजी करके आप चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और जो वोट प्रतिशत कम होने की बार बार बात हो रही है, आपके कार्यकर्ता लोगों को नहीं ला रहे हैं बूथ तक, क्योंकि प्रत्याशी आज के समय में प्रत्याशी के नाम पर वोटर नहीं आएगा। वोटर को लाने के लिए आपके कार्यकर्ता होते हैं जो हर बूथ से लोगों को निकालते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट वोटर के टच में होते हैं। वो आज के डेट में आप चुनाव में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, किसी मतदान केंद्र पर जाएंगे तो मिसिंग है, कहीं पर सत्ता पक्ष का नहीं है तो कहीं विपक्ष का नहीं है। तो ये जो चुनावी मैनेजमेंट है वो अगर फेल होता है तो ये ऐसी स्थिति आएगी और परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। नेताओं को कहना क्या होता है, 4 तारीख को बोल देंगे कि जो जनता ने कहा वो हम करेंगे, क्योंकि जब आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी तो परिणाम वो नहीं आएंगे जो आप सोच रहे हैं। और ये इस मामले में मैं मानता हूं कि विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत कमजोर स्थिति में है इन तैयारियों को लेकर के।
और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिससे देश की राजनीति की दिशा भी तय होती है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी खेमे में देखा कि सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिली। एक सीट पर दो प्रत्याशी उतर रहे हैं, फिर एक नामांकन वापस ले रहा है, फिर वो दूसरा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। अजय तिवारी जी, आपके पास आते हुए, अजय जी, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो असमंजस देखने को मिला हर एक सीट को लेकर, बार बार दो प्रत्याशी और दो प्रत्याशी उतरने के बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ेगा, तो इसका प्रभाव जनता पर किस तरीके से पड़ता हुआ आप देखते हैं? निश्चित तौर से उसमें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना गणित है, उस गणित के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने अपना काम करने का प्रयास किया, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वो असमंजस में इसलिए भी रही कि बसपा को अपने साथ लाने का उसने बहुत प्रयास किया। और आप देखिए मैनपुरी में भी जो डिंपल यादव के खिलाफ एक यादव कैंडिडेट को बसपा ने उतारा है और उससे भी उनको बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। आप अमेठी में भी बसपा ने बहुत कद्दावर ऐसे नेता को उतारा है जिससे विपक्ष का सीट कमजोर होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की इसमें जीत निश्चित होती है जहां जहां बसपा ने कैंडिडेट उतारे हैं। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जहां से इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, विपक्ष में रहने के बावजूद भी, उन्होंने बड़ा असमंजस का खेल को समझने की कोशिश की है कि भाई कैसे क्या करूं। इसीलिए वो कई जगह से बदले, अपनी सीट भी बदली और मैनपुरी से डिंपल जी को उतारते समय भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि बसपा के कैंडिडेट जो है यादव कैंडिडेट आएंगे। फिर भी देखना होगा कि बसपा की वो सीट जो मैनपुरी मुलायम सिंह यादव से लेकर के आगे तक चली है, क्या वो मैनपुरी की सीट डिंपल यादव जीत पाएंगी। और उत्तर प्रदेश में जो एक लोकल पार्टी जिसे कहा जाता है क्षेत्रीय पार्टी, जैसे ममता बनर्जी का आप देखिए, पूरे परसेंटेज में सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर कहीं वोटिंग के हुए हैं तो वो वेस्ट बंगाल में ही हुए हैं। सेकंड नंबर पे आप महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा कमजोर परसेंटेज गई है। तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे आप लालू यादव की पार्टी, ममता की पार्टी, आपके अखिलेश की पार्टी, तो ये पार्टियां अपने आप को मजबूत तो समझती हैं पर उनके समीकरण को सही बैठ जाने पर ही उनकी जीत हो सकती है। और अखिलेश यादव इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सीट ले आए। हाँ, जहां तक बात है विधानसभा और लोकसभा का, तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव ने ऐसा सोचा है कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे प्रति लोगों का रुझान होगा और एक लोकसभा सीट हमारी और बढ़ सकती है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि अब इस बार का चुनाव यही समझा जा रहा है, जहां बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में है कि इस बार उसे अपना मार्जिन बढ़ाना है, तो वही समाजवादी पार्टी का ये कहना है और पूरे इंडिया अलायंस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बस बीजेपी को हराना है। तो ये जो फोकस है वो साफ और क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें राजनीति की तो लोकतंत्र में अब जिस तरीके से समय चल रहा है, घूम फिरा कर जो मुद्दे हैं वो जाति और धर्म के आड़े आ जाते हैं। और अगर मैं जाति की बात करूं तो जाति के आधार पर आरक्षण, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आखिर जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमारे संविधान के निर्माता ये कहते हैं, खुद जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर उसकी वकालत की जाती है तो किस तरीके से उसका इंपैक्ट पड़ता है और ये वोट बैंक पर क्या असर डालता है? ठीक है, शायद राजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रजा रिजवी जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। जी रजा रिजवी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही आवाज आपकी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए जाति और धर्म पर आकर चुनाव अटक जाता है और जो जाति के आधार पर आरक्षण की बात होती है और इसकी जो वकालत होती है लगातार, उसका क्या प्रभाव पड़ता है वोट बैंक पर? देखिए, जाति और आरक्षण के बाद जो मुसलमानों के आरक्षण की बात चल रही है और उस पर कई चर्चा हुई, कई लोग उस पर बोले, तो मैं कहना चाहता हूं कि जरा मुसलमानों से भी पूछ लिया जाए, सर्वे करा दिया जाए कि मुसलमान आरक्षण चाहता है कि नहीं चाहता है। जी। जो मुसलमान कोई आरक्षण नहीं चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई मुसलमान ये नहीं चाहता है कि हमें रिजर्वेशन हम पर लागू किया जाए और हमें 4% और 5% या 8% जो है हमें जो है वो रिजर्वेशन का फायदा मिले। अगर ये सर्वे कराया जाएगा तो पूरे देश में सर्वे निकल के आएगा कि मुसलमान नहीं चाहता है। और क्यों नहीं चाहता, उसका रीजन है। रीजन ये है कि हमारे जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने कहा था कि सूरज निकलने के पहले आप तुम अपनी रोजी रोटी के लिए निकल जाओ और सूरज डूबने के बाद अपने घर पर वापस आ जाओ। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के लिए बात की थी। तो आप देखिए कि जो व्यापारिक घराने से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस से लोग जुड़े हुए हैं, बड़े व्यापारी,
वो सरकार को आगे पीछे करने में ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक घराने के लोग ही मदद करते हैं, तब कहीं ना कहीं सरकार पूरे देश और दुनिया की बनती है। तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान तो बिजनेस ही कर रहा है, चाहे वो जो है वो चप्पल टाक रहा हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल में काम कर रहा हो, चाहे वो कपड़ा सिल रहा हो, चाहे वो जो है वो नावगिरी कर रहा हो, चाहे वो थवईगिरी कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं अपना रोजी रोजगार से जुड़ता है, उसको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सर्वे करा लीजिए तो बेकार का ये बहस है कि 4% आरक्षण और 8% आरक्षण मुसलमान नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, मैं विधानसभा में बहस पत्रकार मौजूद था, जो विधानसभा में बात कही जाती है वो समझिए रिकॉर्ड में रहती है, आप चाहिए 10 साल बाद निकाल लीजिए तो वो चीज निकल आएगी, पड़ी मौजूद होती। उन्होंने कहा भाई जिनकी आबादी 20% है उनको हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपनी योजनाओं में 31 से लेकर 35% तक का लाभ उनको दिया है। यानी हमारी सरकार बन जाने के बाद हमने कोई विरोधाभास नहीं किया, कोई हमने ऐसा नहीं किया, हमने उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं में फायदा दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनती है तो योजनाओं में कहीं नहीं करती कि साहब मुसलमानों को उज्ज्वला योजना में जो है वो गैस नहीं मिलेगा, मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास में जो है मकान नहीं मिलेगा। कहीं आपको ऐसी कोई खबर, आज तक आप भी एंकर हैं, बड़ी एंकर हैं, आप भी पत्रकार हैं, कहीं आपके चैनल पे कोई ऐसी समाचार आया हो बताइए कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को वो उज्ज्वला कनेक्शन में किसी उसको औरत को नहीं दिया, या प्रधानमंत्री आवास में नहीं दिया, मुद्रा योजना में लोन में जो है मुसलमान को किनारे कर दिएगा, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आज की राजनीति अगर बात की है तो ज्यादा से ज्यादा वो धर्म के और उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, इस बात से मनाही नहीं की जा सकती है। आपके पास आते हुए रुद्र प्रताप सिंह जी, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हम बार बार बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगर हम बात कर ले तो अखिलेश यादव ये कहते नजर आए बीते दिन कि बीजेपी जो है वो हताश है, दो चरणों का चुनाव हुआ है, मतदान प्रतिशत गिरा है, और जिस तरीके से मतदान उन्होंने होते हुए देखा है वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट होते हुए उन्होंने देखा है कि बीजेपी इसको चलते हताश है और इसको लेकर वो घबराती हुई नजर आ रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अखिलेश जी हर चुनाव में यही बात बोलते हैं, उनके लिए अभी कोई नई बात नहीं हो गई है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि बीजेपी हताश है, निराश है। वो पिछले आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में तो यहाँ तक वो कर रहे थे कि अधिकारियों को बोल रहे थे कि अब सरकार जाने वाली है, फिर देखना आप लोगों के साथ क्या होगा। ये देखिए अति आत्मविश्वास उस आदमी के अंदर होता है जो जमीन पर नहीं होता है। आज आप ही बता रहे हैं कि देखिए कितने ऐसे प्रत्याशी हैं कि सीटों पे 2-2, 3-3 बार प्रत्याशी बदल चुके हैं, अपने वो खुद विधानसभा छोड़ करके अब लोकसभा चुनाव लड़ने आ गए हैं। तैयारी के नाम पर आप बताइए, वो केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है पूरे देश की राजनीति करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव कहाँ दिखाई दे रहे हैं, किन जगहों पे दिखाई दे रहे हैं? या पिछले 5 सालों में आपने अखिलेश यादव को किसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाते नहीं देखा होगा। केवल 5 साल अखिलेश यादव बयानबाजी किए हैं, उसके सिवा आपने कभी किसी प्रदर्शन में अखिलेश यादव को नहीं देखा होगा, किसी बहुत बड़े आंदोलन को खड़ा करते उनको नहीं देखा होगा। तो सवाल ये है कि अगर आप जमीन पे नहीं होंगे तो सिर्फ आप बातों में अपनी बातों को रखेंगे। आप देखिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां पर मुख्यमंत्री के नाम पे वोट पड़ता है, पूरे देश में तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। यहाँ तो इनके पास असल में डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी उत्तर प्रदेश में वोट पड़ता है और पूरे देश में ये उत्तर प्रदेश का एक मॉडल आजकल फेमस हो रहा है। उस उत्तर प्रदेश में जब आप बात करेंगे और उस तरह की बात करेंगे कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी हार रही है, बीजेपी एक सीट नहीं, तो लोग इसको मजाक के तौर पर लेने लगते हैं। और एक समय के बाद अगर कोई नेता अपने इस तरह के बयानबाजी को करता है तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपने कर दी है, और यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है कि अगर आप सड़क पर जगे रहेंगे तो संसद जो है सजी रहती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र भी आपने किया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए कि आखिर इन 93 सीटों पर विश्लेषण क्या है। तो वहीं आज इस मतदान के दिन तीसरे चरण में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने मतदान किया और क्या कुछ कहा है पहले वो आपको सुनवा देते हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी
ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती है। गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पालिताना तहसील में हनोल गांव है। मैं हनोल का मतदार हूँ। मैंने मेरा मताधिकार का उपयोग करके वोटिंग किया है। मैंने मेरा वोट लोकशाही के महापर्व में डेवलपमेंट के लिए करा है। मैंने मेरा वोट विकसित भारत के लिए करा है। मैंने मेरा वोट मोदी जी को पुनः एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए करा है। जिस तरह से समग्र गुजरात में उत्साह है, उसके आधार पर मैं इतना कह पाऊंगा कि इस बार देश में बीजेपी 370 प्लस, एनडीए 400 प्लस से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी। मेरा सौभाग्य है कि लोकतंत्र के महा उत्सव में मैंने भाग लिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्राण है और सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालें, मतदान जरूर करें। आज लोकतंत्र का महापर्व है। भारत के विकास, भारत की प्रगति सुनिश्चित करना एक एक नागरिक का केवल कर्तव्य नहीं होता, लेकिन धर्म होता है। मैं अपने सभी परिजनों से, भाई बहनों से केवल गुना में नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार, इसका पूर्ण उपयोग करें। हमारे देश की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है पिछले 10 वर्षों में देश का, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मेरी अपील है सब लोगों से कि आइए वोट डालिए। आपका वोट देश को ताकत देगा, देश को विश्वगुरु बनाएगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा। ये देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बनेगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें वोट की ताकत है, इसलिए वोट डालने जरूर आए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अब की बार 400 के पार जाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने एक बार 14 में कहा मिशन 272 प्लस, जनता ने दिया 283। जब हम लोगों ने कहा मिशन 300, जनता ने दिया 303। इस बार हम लोगों ने कहा मिशन 400, अब की बार 400 के पार, जनता उससे भी ज्यादा सीट हमको देने वाली है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो आपने सुना तमाम दिग्गजों का क्या कुछ कहना है मतदान को लेकर। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सत्ता की लड़ाई में 93 सीटों की चढ़ाई लगातार जारी है। इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।